तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आज हम शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब कोशिका के स्तर पर, यानी सेलुलर लेवल पर। सही। हमारे हाथ में डॉक्टर हरनेक सिंह का एक बड़ा दिलचस्प लेख है और हमारा मिशन है कि इसके जरिए मेटाबॉलिज्म, भूख और वजन, इन सब से जुड़ी जो पहेलियां हैं उन्हें सुलझाया जाए। हाँ, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। और ये ऐसी पहेलियां हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। बिल्कुल। कभी अचानक वजन बढ़ जाता है, कभी हर वक्त थकान सी महसूस होती है, या फिर वो मीठा खाने की इच्छा। हाँ, जिसे रोक पाना नामुमकिन सा लगता है। हम इन लक्षणों से लड़ते रहते हैं, पर आज हम इनकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और लेख की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा शरीर एक यूनिट है, एक ढांचा है, पर असल में ऐसा है नहीं है। जैसे एक घर ईंट से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर खरबों जीवित और बुद्धिमान कोशिकाओं का एक शहर है। शहर शब्द यहाँ बहुत सही है। ये सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है, अच्छा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड समुदाय है। हर कोशिका एक नागरिक की तरह है, जिसका अपना एक खास काम है। जैसे लिवर की कोशिकाएं डिटॉक्स करती हैं, दिल की कोशिकाएं धड़कती हैं और दिमाग की कोशिकाएं सोचती हैं। मतलब हमारा हर अंग, चाहे वो लिवर हो, दिल हो या दिमाग, हाँ, वो असल में इन खास नागरिकों यानी कोशिकाओं का एक मोहल्ला या डिस्ट्रिक्ट जैसा है। ठीक कहा। और यहीं पर स्वास्थ्य का सबसे बुनियादी सिद्धांत छिपा है। वो क्या है? जब इस शहर के नागरिक यानी हमारी कोशिकाएं स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर होती हैं, तो पूरा शहर यानी हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। और जब वो कमजोर होती हैं? जब ये नागरिक कमजोर, भूखे या बीमार पड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे पूरे शहर का सिस्टम बिगड़ने लगता है। बीमारियां अस्पताल में नहीं, हमारी कोशिकाओं में शुरू होती हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने इन खरबों नागरिकों का ख्याल रखना होगा। जी। लेख के मुताबिक इसके लिए हर कोशिका के 2 जरूरी दरवाजों को समझना होगा। ये कोई असली दरवाजे नहीं है, पर समझने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, एक शानदार एनालॉजी है। सोचिए, हर कोशिका एक छोटा सा घर है जिसके 2 मुख्य दरवाजे हैं। ओके। पहला दरवाजा है ग्लूकोज का दरवाजा। ये घर में ईंधन मतलब एनर्जी लाने के लिए है, जिससे कोशिका को काम करने की ताकत मिलती है। बिल्कुल। और दूसरा दरवाजा? दूसरा दरवाजा है पोषण और संकेत का दरवाजा। इसके जरिए घर में बाकी जरूरी सामान आता है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और साथ ही बाहर से जरूरी संदेश भी आते हैं। संदेश? कैसे संदेश? जैसे हार्मोन्स के सिग्नल, जो कोशिका को बताते हैं कि कब क्या करना है। समझ गया। तो एक दरवाजा एनर्जी के लिए और दूसरा मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन के लिए। हाँ। जब तक ये दरवाजे ठीक से खुल और बंद हो रहे हैं, तब तक घर में सब ठीक ठाक है। बिल्कुल। जब ये दोनों दरवाजे सुचारू रूप से काम करते हैं, तो कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है और हम स्वस्थ महसूस करते हैं। जी। असली समस्या तब शुरू होती है जब ये दरवाजे किसी वजह से अटकने लगते हैं, जाम हो जाते हैं, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो प्रतिरोधी, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। हाँ, और यहीं से शरीर के शहर में गड़बड़ी की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अगर कोशिका एक बंद कमरे की तरह है जिसे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन ग्लूकोज अपने आप अंदर नहीं जा सकता, तो फिर शरीर उसे अंदर भेजने के लिए क्या करता है? क्या कोई खास सिग्नल या कोई चाबी होती है? बिल्कुल। और वो ही चाबी एक बहुत ही मशहूर हार्मोन है जिसके बारे में सबने सुना है, इंसुलिन। लेख में इंसुलिन को ग्लूकोज के दरवाजे की चाबी कहा गया है। ये एक बिल्कुल सटीक उपमा है। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में बनता है और इसका काम बहुत सीधा और जीवन बचाने वाला है। कैसे? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है। ये ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ईंधन है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। तभी पैंक्रियाज इंसुलिन नाम की चाबी को खून में छोड़ता है। ये चाबी तैरकर कोशिका के दरवाजे पर बने ताले में लगती है और दरवाजा खुल जाता है। हाँ, ताला खुलता है और ग्लूकोज खुशी खुशी अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो ऊर्जा में बदल जाता है। ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी लगती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हाँ। लेकिन असल जिंदगी में तो गड़बड़ होती ही है। हाँ। क्या होता है जब ये चाबी दरवाजे में ठीक से फिट नहीं होती या ताला ही जाम हो जाता है? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। क्योंकि यही आज के समय की
सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक की जड़ है। जैसे गलत खान-पान, लगातार बना रहने वाला तनाव, नींद की कमी, जंक फूड का सेवन और शरीर के अंदर की सूजन। इन सब वजहों से हमारी कोशिकाओं के दरवाजे के ताले जिद्दी और कठोर हो जाते हैं। मतलब ताला इतना जाम हो जाता है कि इंसुलिन रूपी चाबी उसे खोल ही नहीं पाती। हाँ, कोशिका इंसुलिन के सिग्नल को अनसुना करने लगती है, दरवाजा नहीं खुलता। तो अब क्या होगा? अब सोचिए क्या स्थिति बनी। खून में ग्लूकोज तैर रहा है, इंसुलिन की चाबियां भी हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज जो ऊर्जा बनाने के लिए कोशिका के अंदर जाना चाहिए था, वो खून में ही घूमता रहता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। तो ये तो एक अजीब विरोधाभास हुआ, है ना? एक तरफ खून में ऊर्जा का समंदर है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ कोशिकाएं, हमारे शरीर के नागरिक, ऊर्जा के लिए भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल। इसी वजह से लोगों को हर समय थकान महसूस होती है। अच्छा। शरीर में ईंधन तो है, पर इंजन तक पहुंच नहीं पा रहा। इस स्थिति में पैंक्रियास को लगता है कि शायद पर्याप्त चाबियां नहीं है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। हाँ, वो दरवाजे पर और जोर से दस्तक देने की कोशिश करता है। तो अब खून में ग्लूकोज भी ज्यादा है और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिकाएं फिर भी भूखी की भूखी। इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी, यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसके नतीजे हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं। बेवजह वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा होना, हार्मोनल गड़बड़ी, हर समय थकान और ब्रेन फॉग, और आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। शरीर के अंदर एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। कैसे? भूखी कोशिकाएं दिमाग को इमरजेंसी सिग्नल भेजती हैं कि हमारे पास ऊर्जा खत्म हो रही है, कुछ करो। और दिमाग क्या करता है? दिमाग ये सुनकर पैंक्रियास को आदेश देता है, और इंसुलिन बनाओ, दरवाजे खोलो। लेकिन दरवाजे तो जाम है। हाँ, पैंक्रियास और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, लेकिन जिद्दी दरवाजे पर उसका कोई असर नहीं होता। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। इसीलिए डॉक्टर सिंह के लेख की वो लाइन इतनी जबरदस्त है। कौन सी? इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर की समस्या नहीं है, ये कोशिका के दरवाजे की समस्या है। ये हमारी पूरी सोच को पलट देता है ना? हम सालों से ब्लड शुगर को दुश्मन मानकर उसे नियंत्रित करने पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि बढ़ा हुआ शुगर तो सिर्फ एक लक्षण है, जैसे बुखार। तो असली बीमारी तो बंद दरवाजा यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वाकई ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ शुगर कम करने पर ध्यान देना वैसा ही है जैसे फर्श पर फैले पानी को पोंछते रहना, जबकि नल अभी भी पूरी तेजी से चल रहा है। हाँ, हमें नल बंद करना होगा, यानी दरवाजे को ठीक करना होगा। बिल्कुल। और दरवाजे को ठीक करने के लिए हमें ये समझना होगा कि उसे किस तरह का ईंधन पसंद है। अच्छा। यहीं पर भूख और डीएनए की भूमिका आती है। भूख? हाँ, भूख हमारे शरीर की भाषा है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर का यह बताने का तरीका है कि उसकी कोशिकाओं को ईंधन चाहिए। लेकिन कौन सा ईंधन? क्या हर तरह का खाना कोशिकाओं के लिए सही है? नहीं, और ये तय करता है हमारा डीएनए। डीएनए? जी, लेख में डीएनए को शरीर का आंतरिक सॉफ्टवेयर कहा गया है। ये सॉफ्टवेयर हजारों सालों में हमारे पूर्वजों के खानपान, हमारे क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के आधार पर प्रोग्राम हुआ है। मतलब ये पहचानता है कि कौन सा भोजन अपना है और कौन सा पराया। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर उन चीजों को आसानी से पचाता और इस्तेमाल करता है जिन्हें हमारे पूर्वज खाते आए हैं। जी, यही कारण है कि एक उत्तर भारतीय व्यक्ति का शरीर गेहूं, बाजरा और दालों को बेहतर ढंग से प्रोसेस कर पाता है। और वहीं केरल में रहने वाले व्यक्ति का शरीर नारियल आधारित भोजन को? हाँ, एक स्कैंडिनेवियाई व्यक्ति का डीएनए मछली और जड़ वाली सब्जियों को पहचानता है। हमारा डीएनए हमारे पारंपरिक पैतृक भोजन को पहचानता है। और पिज्जा, बर्गर, नूडल्स? उसे नहीं पहचानता। ये सब संसाधित या इंडस्ट्रियल फूड्स हैं। तो अगर हम एक सूची बनाएं कि हमारा डीएनए किन खाद्य पदार्थों को आसानी से स्वीकार करता है, तो उसमें आएंगे पारंपरिक अनाज, ताजी सब्जियां, मौसमी फल, बाजरा, दालें, मेवे और बीज। मूल रूप से वो सब कुछ जो प्राकृतिक है और हमारे आसपास उगता है। हाँ, और जब हम ये भोजन खाते हैं तो कोशिका के दरवाजे इसे आसानी से पहचान लेते हैं और इंसुलिन अपना काम ठीक से कर पाता है। और जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जब हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, बेकरी उत्पाद,
चिप्स, तो हमारा शरीर इन्हें ठीक से पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के पास इन नए नए केमिकल्स को प्रोसेस करने का इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर ही नहीं है। और जब शरीर इन्हें पहचान नहीं पाता तो क्या होता है? तो वो इसे एक बाहरी हमलावर की तरह देखता है। अच्छा। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर में एक निम्न स्तर की सूजन, जिसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो पैदा करता है। और यही सूजन कोशिका के दरवाजों को जिद्दी और कठोर बनाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। शरीर के लिए ये भोजन नहीं, बल्कि एक तरह का केमिकल हमला है। ये समझ में आता है, लेकिन मैं अभी भी एक बात पर अटका हुआ हूं। पूछिए। अगर मेरा सॉफ्टवेयर यानी डीएनए जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो फिर मुझे बर्गर और चिप्स खाने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों होती है? बहुत गहरा सवाल है ये। ये तो मेरे अपने शरीर के खिलाफ जाने जैसा हुआ। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, इसका जवाब लेख के सबसे चौंकाने वाले हिस्से में है। और वो क्या है? जवाब ये है कि वो इच्छा हमेशा आपकी अपनी नहीं होती। मतलब? इस अवधारणा को गट ब्रेन हाईजैक कहते हैं। गट ब्रेन हाईजैक? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक तरह से है भी वैसा ही। मतलब कोई हमारे दिमाग को हाईजैक कर रहा है? हाँ, हमारी आंत में खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी और बुरे भी। ठीक है। जब हम लगातार चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हम अनजाने में बुरे बैक्टीरिया और यीस्ट को दावत दे रहे होते हैं। हाँ। उनकी आबादी बढ़ने लगती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहते। तो वे क्या करते हैं? वे हमारी आंत और दिमाग को जोड़ने वाली मुख्य नर्व, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, उसके जरिए दिमाग को सीधे सिग्नल भेजते हैं। सीधे सिग्नल? जी। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स बनाते हैं जो हमारे अपने न्यूरोट्रांसमीटर की नकल करते हैं। अच्छा। जिससे दिमाग को लगता है कि ये संदेश शरीर का अपना है। वे उन चीजों की मांग करते हैं जो उन्हें जिंदा रखती हैं, यानी चीनी और मैदा। रुकिए, ये तो अविश्वसनीय है, पर सच है। तो जब मुझे रात में अचानक चॉकलेट या चिप्स खाने की तेज इच्छा होती है, तो हो सकता है कि ये मेरी इच्छा न होकर मेरी आंत में पल रहे उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों की मांग हो? इसकी बहुत अधिक संभावना है। वे ऐसे भोजन की मांग करते हैं जो उन्हें खिलाता है, हमें नहीं। कोई उदाहरण है आपके पास? मैंने एक मरीज के साथ काम किया था जिसकी मीठे की क्रेविंग इतनी ज्यादा थी कि वो रात में उठकर आइसक्रीम खाता था। जब हमने उसके खान पान को बदला, उसकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत किया, तो क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उसकी क्रेविंग लगभग खत्म हो गई। उसने मुझसे कहा, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में कोई और था जो हर वक्त चिल्लाता रहता था और अब वो चुप हो गया है। वाह, ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर है ना? ये तो अपराध बोध को खत्म कर देता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे अंदर चल रही एक बायोलॉजिकल लड़ाई है। बिल्कुल। और इसी वजह से लेख की वो अंतिम पंक्ति इतनी शक्तिशाली है। क्या है वो? सच्चा स्वास्थ्य तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि क्या खाना है, न कि वे सूक्ष्म जीव जो आपके अंदर रहते हैं। यह चुनाव करने की शक्ति वापस अपने हाथ में लेने की बात है। जब हम प्राकृतिक और पारंपरिक भोजन चुनते हैं, तो हम अपनी कोशिकाओं और अपने अच्छे बैक्टीरिया को पोषित करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, जी, जो बातें मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गईं वो ये हैं। पहला, हम एक व्यक्ति नहीं बल्कि खरबों कोशिकाओं का एक शहर हैं। और हमारी सेहत इन नागरिकों की सेहत पर निर्भर करती है। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो खून में शुगर की नहीं बल्कि कोशिका के बंद दरवाजे की समस्या है। बिल्कुल। तीसरा, हमारा डीएनए एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो पारंपरिक भोजन को पहचानता है लेकिन प्रोसेस्ड फूड को एक वायरस की तरह देखता है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है। और आखिरी और सबसे दिलचस्प बात, जंक फूड की तीव्र इच्छा या क्रेविंग हमेशा हमारी अपनी नहीं होती। ये हमारी आंत में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा हमारे दिमाग को भेजा गया एक झूठा हाईजैक सिग्नल भी हो सकता है। सही। सच कहूं तो इस चर्चा ने स्वास्थ्य और भोजन के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। यह लक्षणों से हटकर जड़ पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने ये समझा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में खून में शुगर का स्तर ज्यादा होने के बावजूद कोशिका का दरवाजा बंद है और वो भूखी है। हाँ, एक आंतरिक ऊर्जा संकट की स्थिति है। जी, तो सवाल यह है, अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए शरीर अगला कदम क्या उठाता है?
इस संकट से बचने के लिए वह कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है जब उसका मुख्य ईंधन यानी ग्लूकोज उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा? और इस वैकल्पिक रास्ते के दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं?